हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और 11th क्लास की जो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली अपडेट पाने के लिए। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जब हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले किसकी डेफिनेशन देखेंगे? केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान होता क्या है। तो हमारे आसपास जो भी क्रिया हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं सब चीज़ों में केमिस्ट्री है। मान लीजिए आप देखिए, बारिश के दिनों में आप देखते हैं कि कोई भी लोहे की जो चीज़ है अगर वो बाहर रह गई तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो जो क्रिया हो रही है वो क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है? रासायनिक क्रियाएं हो रही है, वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रही है। तो ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाती है। ठीक है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलके बना है, उसमें क्या क्या क्रियाएं हो रही है, तो ये सब कुछ किस में आती है? रासायनिक अभिक्रिया में आती है। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो सबसे मेन जहाँ से शुरू होता है, सबसे मूल इकाई कौन सी है? वो है पदार्थ यानी मैटर, जिसे क्या बोलते हैं? द्रव्य। तो द्रव्य क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, यानी जो भी कोई वस्तु है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वो कुछ ना कुछ क्या करती है? स्थान घेरती है, तो वो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है, यानी पदार्थ कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया, पुस्तक, कलम, जल, वायु, सभी जो जीव है वो सब क्या है? पदार्थ के बने होते हैं। ये जो मेरे पास पेन है ये भी क्या है? एक पदार्थ है, एक द्रव्य है। तो जो पदार्थ है उनको दो भागों में बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अच्छा, ये भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण क्यों हुए? मान लीजिए ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, तो इस पेन को अगर मैं यहाँ रखूं तो ये इसका द्रव्यमान भी उतना होएगा और आयतन भी उतना ही होएगा। और अगर इस पेन को मैंने उठा के यहाँ रख दिया तो भी ना तो इसके द्रव्यमान में और ना ही इसके आयतन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कोई एक गिलास पानी का ले लिया, तो जब मैंने वो पानी है वो गिलास के अंदर लिया हुआ था तो उसका आकार क्या हो जाएगा? वो गिलास का आकार ले रखा है उसने, और उसका आयतन क्या है? वो निश्चित होता है। लेकिन अगर उसी पानी को मैं किसी दूसरे बर्तन में डाल दूं तो वो क्या करेगा कि उस दूसरे बर्तन की शेप ले लेगा, लेकिन उसका जो आयतन है वो निश्चित होगा। तो कहने का मतलब क्या है? जो अलग अलग पदार्थ है उनके लिए प्रकृति जो है थोड़ी अलग अलग होती है, इसलिए इनको दो भागों में बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। क्या होता है भौतिक वर्गीकरण में? तीन अवस्थाएं होती है। कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस अवस्था क्या होती है? अब कोई भी पदार्थ है उनके अंदर आपको पता है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं, अणुओं से मिलके बना हुआ होता है। ये पेन है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल अणु मिला के तब बनाया गया है। ठीक है, तो जो इनके अंदर जो अणु होते हैं, ठोस जो पदार्थ है उनकी जो अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। उनमें जो अंतराण्विक बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल क्लोजली वो पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, आप देख लीजिए, बिल्कुल उनके बीच में कोई गैप नहीं रहता। तो जो ठोस पदार्थ है उनका जो आयतन है वो निश्चित होता है और आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, तो उनका जो आकार और आयतन है वो हमेशा क्या होता है? निश्चित होता है। ये जो पेन है ये भी क्या है? एक सॉलिड है, एक ठोस है, इसका भी आकार और आयतन क्या है? निश्चित है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? द्रव यानी लिक्विड। तो जो लिक्विड होते हैं उसके पार्टिकल्स में ठोस के बजाय थोड़ा सा गैप आ जाता है, वो थोड़े दूर दूर होते हैं। अब लिक्विड का जो आयतन है वो क्या होता है? निश्चित होता है, और आकार है वो अनिश्चित होता है। अब इसका आयतन और आकार में डिफरेंस क्या होता है? आयतन तो निश्चित होगा और आकार क्या होगा? अनिश्चित। मान लीजिए कोई ग्लास है, उसका पानी, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसका जो आकार है उसने क्या ले रखा है? अभी ग्लास का आकार ले रखा है और उसका आयतन क्या है? मान लीजिए कोई ग्लास के अंदर 20 ml पानी लिया हुआ है। ठीक है, कोई ग्लास के अंदर 20 ml पानी लिया हुआ है। अब अगर मैं उसे किसी दूसरे बर्तन में डालूं
तो उसका क्या हो जाएगा, आकार तो क्या होगा उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन आयतन तो चेंज नहीं होगा ना। वो पानी 20 ml है तो वो 20 ml ही दूसरे बर्तन में होगा। इसलिए इसमें क्या बोलते हैं लिक्विड में कि जो इसका आयतन है वो तो निश्चित होता है, लेकिन जो आकार है वो अनिश्चित होता है। और ये इसका एग्जाम्पल जैसे पानी ले लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैस। तो गैस में क्या होगा, जो आयतन है वो भी अनिश्चित होगा और आकार भी अनिश्चित होगा। आयतन और आकार अनिश्चित कैसे होगा, क्योंकि गैस है, गैस को मान लीजिए मैंने कोई भी गैस ले ली, उसको मैंने छोटी सी डब्बी के अंदर भर दिया, ठीक है। तो उसने अभी उस डब्बी का आकार लिया हुआ है और उसका जो आयतन है यानी उस पूरी डब्बी में ही वो फैला हुआ है, उसी का उसने आयतन लिया हुआ है। लेकिन अगर मैं उस डब्बी को खोल दूं तो वो जो गैस है वो पूरे रूम में फैल जाएगी, और रूम में फैलने के बाद में उसने क्या ले लिया, रूम का आकार ले लिया उसके, इसलिए उसके आयतन में बदलाव हो गया। तो उसका जो आयतन होगा वो अनिश्चित है, और उसका आकार है वो भी उसने रूम का ले लिया, तो उसका आकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। दूसरा हो गया पानी। अभी पानी आप सोचोगे कि अभी तो मैंने बताया कि पानी लिक्विड होता है, द्रव होता है। नहीं, पानी जो है वो गैस भी होती है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वाष्प के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाती है, वाष्प के रूप में उड़ जाती है, और जो उसका आयतन और आकार है वो भी बदलाव हो जाता है। इसलिए ये इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्या है, रासायनिक वर्गीकरण। ये क्या है, पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ठीक है। तो जो शुद्ध पदार्थ है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इनमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं, डेफिनेशन ध्यान से देख लीजिए, एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। ऐसे नहीं कह रहा कि एक ही अभिकर्मक, नहीं, एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। और जो मिश्रण है उसमें क्या है, दो या दो से अधिक अभिकर्मक उपस्थित होते हैं, यानी दो या फिर उससे ज्यादा अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। तो जो शुद्ध पदार्थ है उसको दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। जो तत्व है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, B2H2। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे B2H2 लिखा हुआ है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ, डेफिनेशन देखिए, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि एक ही परमाणु उपस्थित होता है। एक परमाणु उपस्थित नहीं होता, बल्कि एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, यौगिक। तो यौगिक क्या होगा, विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के परमाणु क्या हो गए, जो अलग अलग प्रकार के परमाणु है वो एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, वो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O हो गया, ठीक है। तो अभी एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होने का मतलब क्या हो गया, जैसे H2O है, ठीक है। तो पानी को हम कहीं से भी लेते हैं, H2O जो है वो किससे मिलके बना होता है, H2O के अंदर देखिए H2O है, इसमें दो तो हाइड्रोजन के अणु हो जाते हैं, दो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन के अणु, और एक क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का अणु। तो पानी हम कहीं से भी ले ले, चाहे नाले का पानी ले लो, झील का पानी ले लो, तालाब का पानी ले लो, घर से पानी ले लो, कोई सा भी मतलब आप पानी ले लो, तो उसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हमें मिलेगा। तो यानी इसका एक निश्चित अनुपात है, 2:1 में ये मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है। एक निश्चित अनुपात में इसके यौगिक हैं। अब देखिए आप इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें ऊपर लिखा हुआ था कि जो शुद्ध पदार्थ है उनमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे H और O दो प्रकार के अभिकर्मक आ गए, नहीं, यहाँ पे दो प्रकार के अभिकर्मक नहीं है। जो H2O है, अभिकर्मक तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, क्या है, H2O, जल। ये एक ही अभिकर्मक है, बल्कि बस इसके अंदर जो परमाणु है वो एक निश्चित अनुपात में संयुक्त हुए हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, मिश्रण। तो मिश्रण में क्या है, दो या दो से अधिक अभिकर्मक उपस्थित होते हैं, यानी दो या फिर दो से ज्यादा अभिकर्मक इसमें उपस्थित होंगे। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण कौन कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, समांगी मिश्रण
जो है सभी अवयव का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान रूप से उपस्थित होता है। ये क्या कह रहा है कि जो समांगी मिश्रण है उसके अंदर जो भी अवयव हमने काम में लिए हैं वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मिल जाते हैं, बिल्कुल मतलब अच्छे से उनका मिक्सचर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कि कोई भी ग्लास है, ग्लास के अंदर मान लो हमने चीनी घोली, थोड़ी देर उसको घोलेंगे तो वो जो चीनी है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, पानी के अंदर मिल जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या देखेंगे, किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो जाते होते हैं। यानी वही चीज़ है जो मैंने बताई कि कोई भी समांगी मिश्रण है उसमें जो भी घटक है वो एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, जैसे चीनी व पानी का घोल। ठीक है। सेकंड क्या है, विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, अवयव मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होता है। यानी विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, कोई भी हमने मिश्रण बनाया उसके जो अवयव है वो आपस में अच्छे से नहीं घुलते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो जो समांगी मिश्रण है उसमें हमने एक गिलास पानी का लिया, उसमें चीनी डाली, चीनी को घोला तो वो चीनी क्या हुई, पूरी तरह से उसके अंदर मिल गई। लेकिन मान लो हमने एक गिलास पानी का लिया, उसके अंदर हमने मिट्टी मिला दी, तो मिट्टी मिलाने के लिए वो एक बार तो मिल जाएगी, लेकिन जब उसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे तो वो जो मिट्टी के कण है वो क्या होंगे कि जो पानी का ग्लास है उसकी तली के अंदर बिल्कुल बैठ जाएंगे और पानी ऊपर रह जाएगा और जो मिट्टी के कण है वो सारे नीचे जमा हो जाएंगे। तो यानी वो पूर्ण रूप से नहीं मिला, तो ये क्या होगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से जैसे कोई दाल है, दाल के अंदर कंकड़ वगैरह आ जाते हैं, ये सब कुछ आ जाते हैं, तो ये सब कुछ क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। तो ये आपका जो पदार्थ का रासायनिक और भौतिक वर्गीकरण है वो यहीं समाप्त होता है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको रोजाना नई नई वीडियो मिल सके।